अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सीबीसी रिपोर्ट के बारे में समझाऊंगी और सीबीसी रिपोर्ट को समझने के लिए आपको 3 किस्म के सेल्स का समझना ज़रूरी है। हमारी बॉडी में 3 किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहली वीडियो में मैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जब देखें तो रेड ब्लड सेल्स बाई कनकेव होते हैं, मतलब ये आगे से भी कनकेविटी शो करते हैं और पीछे से भी ये कनकेव होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बाई कनकेव। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग प्रोटीन होती है, जो ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू टिश्यूज़ तक ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर हम देख लें तो इसकी 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, और हर चेन के अंदर एक हीम ग्रुप होता है। तो 4 चेन्स हो गई और 4 ही हीम ग्रुप्स हो गई। हर हीम ग्रुप जो है वो एक आयरन एटम के साथ बाउंड होता है। तो 4 ही चेन्स हो गई, 4 हीम ग्रुप्स हो गए और 4 आयरन एटम्स हो गए, और आयरन आगे से ऑक्सीजन को बाउंड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन भी टिश्यूज़ तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती और हीमोग्लोबिन भी हमारी बॉडी में कम हो जाता है। इसलिए आयरन हमारी बॉडी में बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। लंग्स की एनाटमी की बात करें तो ब्रोंकस जो होता है वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है, और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो आगे एल्वियोलाई में डिवाइड होते हैं। जो आपको ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है एल्वियोलाई है, और ये जो सराउंड कर रही है इसकी रेड और ब्लू में कैपिलरीज हैं। इन दोनों के दरमियान गैशियस एक्सचेंज होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में जाती है और एल्वियोलाई से हम इसको एक्सेल कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से कैपिलरीज में आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर ओवरव्यू देखें तो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। पूरी डायग्राम लेबल्ड है, मैं सिर्फ नाम लूँगी, आपने समझते जाना है। लेफ़्ट एट्रियम से आगे लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से अयोटा से पूरी बॉडी में सप्लाई होती है ब्लड की एक्सेप्ट लंग्स। अयोटा आगे से डिवाइड होता है कैपिलरीज़ में। कैपिलरीज़ आपकी टिश्यूज़ और डिफरेंट ऑर्गन्स, जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। फिर कैपिलरीज़ आपकी डिवाइड हो जाती हैं वेन्स में। अब वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि कैपिलरीज़ ने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी तो ब्लड हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड। तो वेन्स से आपका वापस हार्ट की तरफ ब्लड जाता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम की तरफ आता है, फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ वापस चला जाता है ताकि उसकी दोबारा से ऑक्सीजनेशन हो सके, गैशियस एक्सचेंज हो सके। रेड कलर ये शो कर रहा है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, और सब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो लंग्स की तरफ वापस जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। और ये जो ब्लू कलर है इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। सब वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि जब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में ब्लड आता है तो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड होता है। विटामिन B12, विटामिन B9 जिसको फोलेट भी कहते हैं, और अमाइनो एसिड्स, ये भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन B12 फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और ये डीएनए सिंथेसिस करवाता है, सेल की डिवीजन करवाता है और रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करवाता है, ठीक है। जब बोन मैरो में सेल्स की डिवीजन हो रही होती है तब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए को सिंथेसाइज करता है और रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करता है। मतलब अगर विटामिन B12 की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो रेड ब्लड सेल्स इमैच्योर बनेंगे और अपने साइज से बड़े बनेंगे, जिसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का आपको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करती है और मायोग्लोबिन मसल्स में करती है, ठीक है। मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो इसको ब्लड में रिलीज़ कर देती है, ठीक है। आयरन 2 तरह के होते हैं, एक हीम आयरन होता है, नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में, ठीक है। इसकी अब्जॉर्प्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये चिकन, मीट और सी फूड में पाया जाता है। नॉन हीम आयरन है, ये हमारी बॉडी में कम होता है, ठीक है। इसकी अब्जॉर्प्शन भी कम होती है। अगर हम इसको कैल्शियम के साथ लें डाइट के थ्रू तो इसकी अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका, उसकी तरफ आते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, तो किडनी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम है EPO, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन आगे से बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, जहाँ सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि सेल्स बनाओ, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो आपको रेड ब्लड सेल्स वो बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई, किडनी ने हार्मोन रिलीज़ किया एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन ने बोन मैरो को स्टिमुलेट किया कि रेड ब्लड सेल्स और बनाओ, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब हम इसकी पैथोलॉजीज थोड़ी पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाएं तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, ठीक है। इसकी आगे से टाइप्स हैं, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया एंड रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को पॉलीसाइथीमिया वेरा भी कहते हैं,
ठीक है। इसमें म्यूटेशंस होती हैं, JAK2 एक जीन होती है, ठीक है, वो म्यूटेटेड हो जाती है, बोन मैरो को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है, किडनी को कहे बगैर, किडनी को स्टिमुलेट किए बगैर कि वो EPO रिलीज़ करे और फिर वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करे कि रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद है वो बढ़ाओ। जो JAK2 जीन है वो बोन मैरो को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देती है विदाउट स्टिमुलेटिंग किडनी, कि तुम जो है रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट ना ब्लड में इंक्रीज़ करो। रेड ब्लड सेल्स बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाते हैं ब्लड में, तो EPO हमारे पास नॉर्मल ही इसमें रहता है, क्योंकि EPO को तो ये स्टिमुलेट कर ही नहीं रही। अब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा हो गए तो बॉडी की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हीमेटोक्रिट का मतलब है कि 1 लीटर ऑफ ब्लड में आपकी कितने रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं हीमेटोक्रिट। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो गए तो इसका मतलब हीमेटोक्रिट भी इंक्रीज़ हो गई, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो विस्कोसिटी भी आपकी इंक्रीज़ होगी, EPO नॉर्मल रहेगा। ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया था। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में किसी और वजह से बोन मैरो को स्टिमुलेशन मिल रही है कि रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करो, ठीक है। इसमें जो मेन स्टिमुलेटर होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम हुई, किसी भी वजह से हो सकती है ऑक्सीजन कम, ठीक है, या तो एक्सटर्नली कोई वजह हो सकती है या फिर कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई, तो उसने आगे से बोन मैरो को स्टिमुलेट किया कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो ज़्यादा बनाए, ठीक है। ऑक्सीजन बॉडी में एक्सटर्नली कैसे कम हो सकती है? अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड्स में रह रहे हो, माउंटेन्स में रह रहे हो, तो वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो उसने EPO को स्टिमुलेट किया, किडनी को स्टिमुलेट किया कि EPO रिलीज़ करे, EPO ने आगे से बोन मैरो को स्टिमुलेट किया कि वो ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाए, ठीक है। एक्सटर्नल ये हो गई। इसमें भी आपका हीमेटोक्रिट लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, RBC लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब अंडरलाइंग डिजीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की आपको कमी हो, जिसमें आपका मेन आ जाता है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को कहते हैं, जिसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आपको होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, ठीक है। इसके आगे से टाइप्स अगर देख लें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब ये है कि जो ब्रोंकियोल्स होती है लंग्स की वो आपकी इन्फ्लेम हो जाती हैं, ठीक है, वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, इन्फ्लेम भी हो जाती हैं, तो जो आपका रास्ता होता है ना ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम हुई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई आपको, ठीक है। ऑक्सीजन कम हुई तो उसने आगे से स्टिमुलेट कर दिया जी किडनी को, किडनी ने EPO रिलीज़ किया और साथ ही बोन मैरो ने रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया। दूसरी टाइप एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा भी आपका होता है कि जो एल्वुलाई होते हैं, जो आपका गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, वो एल्वुलाई आपकी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन गैशियस एक्सचेंज ठीक तरह से नहीं हो रहा, ऑक्सीजन बॉडी में कम हो गई, ऑक्सीजन कम हुई तो फिर बोन मैरो ने स्टिमुलेट किया और रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट को ज़्यादा कर दिया। अब प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में EPO आपका नॉर्मल रहेगा, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, क्योंकि बोन मैरो डायरेक्टली खुद से ही रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज़ कर रही है किसी अबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी जीन की अबनॉर्मेलिटी की वजह से। लेकिन सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये आगे से स्टिमुलेट कर रही है EPO को, तो EPO हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया, तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में EPO की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और दोनों में रेड ब्लड सेल्स, विस्कोसिटी, हीमेटोक्रिट तीनों ज़्यादा होंगे, बस इसमें EPO सेम रहेगा और इसमें EPO इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है किडनी की। अगर आपको डिजीज़ हो जाएं जैसे आर्टीरियल स्टेनोसिस है, मतलब जो किडनी की आर्टरीज है वो नैरो हो जाएं, ठीक है, किसी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, मतलब वहाँ आपके थ्रोम्बस बन गए हैं, प्लेक्स हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ भी ब्लड फ्लो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो कम हो गया तो वहाँ ऑक्सीजन आपका कम हो जाएगा, फिर उसने EPO को स्टिमुलेट करना, फिर उसने आगे से बोन मैरो को स्टिमुलेट करके RBCs का लेवल ज़्यादा कर देना। एक्सोजीनस EPO, अगर हम बाहर से एरिथ्रोपोइटिन ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, मतलब कुछ एथलीट्स होते हैं वो जो बाहर से एक्सोजीनसली EPO ले रहे हैं उनकी, ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस कर सकें, उनके अंदर भी रेड ब्लड सेल्स, विस्कोसिटी और हीमेटोक्रिट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ एनीमिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स की पहले ही कमी होती है, तो वो एक्सोजीनसली EPO लेते हैं ताकि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाएगी, साइथीमिया की तरफ नहीं जाएगा पेशेंट, इसमें हो जाएगा, उसमें पॉलीसाइथीमिया होने के चांसेस हैं जो एथलीट्स लेते हैं। इसलिए पॉलीसाइथीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें थ्रोम्बस, एम्बोलस, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका जो खून होता है वो थिक होता है, उसका ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है, और थ्रोम्बस मतलब ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं वो। फॉर एग्जांपल डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में आपकी लेग्स की जो डीप वेन्स होती हैं, थाइस की डीप वेन्स, वहाँ आपका क्लॉट बन जाता है, ठीक है, और अगर वहाँ से टूट कर आपकी लंग्स में चले जाए तो उसको एम्बोलस कहते हैं, ठीक है, और अगर आपके ब्रेन में चला जाए तो वो स्ट्रोक कॉज कर सकता है। तो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया आपका डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, ठीक है, इसमें आपकी वाटर की कमी हो जाती है ब्लड में, तो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है।
बेशक आपका हीमाटोक्रिट और रेड ब्लड सेल्स ब्लड में नॉर्मल होते हैं, लेकिन ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ये ज़्यादा शो होते हैं रिपोर्ट्स में, हीमाटोक्रिट और रेड ब्लड सेल्स। वैसे हीमाटोक्रिट और रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल होते हैं, मतलब कोई ईपीओ को कोई स्टिमुलेट नहीं कर रहा, कोई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी स्टिमुलेट नहीं कर रही बोन मैरो के और बनाए रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम हीमो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ईपीओस में सेम रहेगा क्योंकि कोई स्टिमुलेशन नहीं हो रही बोन मैरो को। इस सब पॉलीसाइथीमिया में 3 काइंड्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया में रेड ब्लड सेल्स, हीमाटोक्रिट, विस्कोसिटी तीनों इंक्रीज होती है। ठीक है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में ईपीओ सेम होता है क्योंकि डायरेक्टली बोन मैरो है वो आपके रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करे, इसमें ईपीओ का कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में ईपीओ इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ईपीओ की स्टिमुलेशन की वजह से रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीजन ईपीओ को स्टिमुलेट कर रही है कि रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जो एचपी आपका लेवल होगा वो आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, कोई इसमें मतलब आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं आपको हो रहा पॉलीसाइथीमिया, या तो आपको जीन्स की वजह से हो रहा है, या तो आपको ईपीओ की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। तो एचपी जो आपका है वो नॉर्मल रहेगा। अगर रेड ब्लड सेल्स आपकी इंक्रीज ही रहे, परसिस्ट रहे, ये आपका प्रोग्रेसिव रहे, तो जो आपके आयरन स्टोर्स होते हैं ना बॉडी में वो आपके डिप्लीट हो सकते हैं, मतलब कम हो सकते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इतने ज़्यादा बनते जा रहे हैं कि जो आपकी बॉडी में आयरन स्टोर्स थे वही कम पड़ गए हैं, तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी अगर आपको हो जाए तो फिर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ आपके जो पेशेंट होता है वो चला जाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे एनीमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो हीमाटोक्रिट और रेड ब्लड सेल्स है वो आपके ज़्यादा शो होते हैं, जबकि वो भी नॉर्मल होते हैं। आगे एनीमिया के बारे में डिस्कशन करें तो एनीमिया का मतलब ये होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है आपके ब्लड में, क्योंकि आयरन कम होगा आपकी बॉडी में तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो इसका मतलब आयरन कम है, ऑक्सीजन भी सही ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ब्लड सेल्स कम होंगे रिपोर्ट्स में जो आपको शो होगा। अब बात करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया में। माइक्रोसिटिक एनीमिया में आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा है और आपके सेल्स जो बन रहे हैं वो छोटे बन रहे हैं साइज़ में। आयरन की कमी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मतलब सेल्स आपके सेल्स का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। हाइपोक्रोमिक मतलब पेलर हो जाएगा उसका कलर, आमतौर पर अगर उसका कलर रेड था तो वो पेलर हो जाएगा। अगर आपको माइल्ड सी आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो इनिशियली रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर होता है वो आपका सेम ही रहता है, हीमाटोक्रिट का नंबर भी सेम रहता है क्योंकि बॉडी खुद से कंपनसेट कर लेती है। लेकिन अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी, प्रोग्रेसिवली होगी, तो रेड ब्लड सेल्स का नंबर भी कम हो जाएगा, हीमाटोक्रिट का नंबर भी कम हो जाएगा। क्यों ईपीओ स्टिमुलेट नहीं कर रहे रेड ब्लड सेल्स के और बने, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से जो अगर ईपीओ स्टिमुलेट भी कर दे बोन मैरो को कि और रेड ब्लड सेल्स बनाओ, तो वो माइक्रोसिटिक होते हैं, हाइपोक्रोमिक होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, तो उनका नंबर कम ही होता है। इसकी वजह से जो विस्कोसिटी होती है ब्लड के अंदर वो भी कम होती है। ये 3 फीचर्स हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। और ये सिम्टम्स आते हैं आपके आयरन की। अगर आपको कमी हो तो फटीग होगा, आपका कलर पैलर होगा, मतलब येलो नहीं होगा, वाइट होगा। जो येलो कलर होता है वो यरकान के बच्चों को होता है, यरकान के पेशेंट्स जो होते हैं जॉन्डिस के, बिलीरुबिन की वजह से उनका येलो कलर होता है। लेकिन आयरन डेफिशिएंसी में पैलर कलर होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी आपको, ठीक है, डिजीनेस होगी, हार्ट पाल्पिटेशंस होंगी। हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से आपका जो आयरन है अगर वो आपके ब्लड के थ्रू निकल गया ज़्यादा, तभी आपका आयरन की कमी हो सकती है और फिर ये चीज़ें आ सकती हैं कि आपके सेल्स माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हों। ठीक है, और उनका रेड ब्लड सेल्स का काउंट भी आपका कम हो, हीमोग्लोबिन का काउंट भी कम हो, हीमाटोक्रिट भी कम हो। ठीक है, अगली कॉज है ब्लड लॉस की वजह से आपका आयरन जो है वो कम हो सकता है। ब्लड लॉस आपका एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक्यूटली आपका ब्लड लॉस हुआ है, अभी ताज़ा ही हुआ है, उसका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो जो सेल्स होंगे वो माइक्रोसिटिक नहीं होंगे, नॉर्मोसिटिक ही होंगे, मतलब उनका साइज़ नॉर्मल ही रहेगा। क्योंकि जब आपका एक्यूटली ब्लड लॉस हो तो प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स दोनों कम हो जाते हैं, लेकिन जो होता है बॉडी क्विकली फ्लूइड शिफ्ट कर लेती है, मतलब जो फ्लूइड आपके इंटरस्टिशियल स्पेसिस या टिश्यूज़ में होता है ना, वो बॉडी आपका ब्लड स्ट्रीम में ले आती है फ्लूइड, तो प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम हीमोडिल्यूशन कहते हैं, जिसमें प्लाज्मा का लेवल ज़्यादा हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स पहले ही कम थे तो और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हीमोडिल्यूशन कहते हैं, लेकिन उनका साइज़ भी नॉर्मल रहता है और वक्त के साथ साथ रेड ब्लड सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी में। बोन मैरो और रेड ब्लड सेल्स बना लेता है, लेकिन वक्त के साथ साथ तो ये बॉडी में रिस्टोर हो जाता है। लेकिन अगर क्रोनिकली ब्लड लॉस आपका हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दोनों कम हो जाएगा और सेल्स आपकी माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे ये दोनों केसेस एनीमिक के हैं, मतलब एक्यूट में शुरू में एनीमिक पेशेंट हो जाएगा लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, और क्रोनिक है तो वो है ही एनीमिक। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एक और कॉज है कि आयरन आपकी जो इंटेस्टाइन है वो अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही।
फॉर एग्जांपल सीलिएक डिजीज़ है, कुछ लोग होते हैं जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं। ग्लूटेन अब वीट एंड बार्ली में पाया जाता है, ठीक है। वो वीट एंड बार्ली नहीं खाते क्योंकि वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ग्लूटेन जो होता है वो इंटेस्टाइन को डैमेज कर देती है, आयरन अब्सॉर्ब नहीं हो पाती और बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। थैलासीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, ये हीमोग्लोबिन आपका ठीक नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से आपका जो रेड ब्लड सेल है वो पूरी तरह से मैच्योर ही नहीं होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर ही कंप्लीट नहीं होगा, ना उसके अंदर आयरन होगी। ठीक, रेड ब्लड सेल्स आपके जो ख़राब बन रहे हैं वो टूटने भी लग जाते हैं प्रीमेच्योरली। ये किस किस वजह से हो सकता है कि माइलोमा एक कैंसर सेल्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। कैंसर सेल्स अगर आपकी बॉडी में बन रहे हैं, कैंसर सेल्स आपके इन्फिल्ट्रेट कर गए बोन मैरो में, ठीक है। उसको बोन मैरो को सप्रेस कर दिया कि तुम रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा ना बनाओ, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते, यूजुअल क्वांटिटी में जितनी वो पहले बनाते होते हैं, तो जिसकी वजह से पैनसाइटोपेनिया होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स भी, वाइट ब्लड सेल्स भी और प्लेटलेट्स तीनों कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेल्स का साइज़ नॉर्मल ही रहता है, बस इनका नंबर रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा अगर किडनी आपकी डैमेज हो जाए तो किडनी ने आपका जो एरिथ्रोपोइटिन है वो रिलीज़ करना होता है, तो वो ही रिलीज़ नहीं कर पाती, तो आपका जो सेल का नंबर है वो भी इंक्रीज़ नहीं हो सकता। तो ये भी लेकिन इसमें सेल का साइज़ जो होता है वो सेम रहेगा नॉर्मोसिटिक, लेकिन सेल रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाएगा। अब इन्फ्लेमेशन कैसे काज कर रही है नॉर्मोसिटिक एनीमिया? अगर आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो लीवर एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है हेप्सिडिन। हेप्सिडिन आपके इंटेस्टाइन से आयरन को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता, ठीक है। और जो आपकी बॉडी में स्प्लीन लिवर में ऑलरेडी स्टोर्ड आयरन है जो फेरिटिन की फॉर्म में होती है, उनको भी ब्लड में रिलीज़ नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से जो ब्लड में आयरन बाउंड होता है एक प्रोटीन ट्रांसफेरिन के साथ, उसका लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रिपोर्ट्स में देखें तो साइज़ तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो फेरिटिन के लेवल्स हैं वो रिपोर्ट्स में आपको इंक्रीज़ नज़र आएंगे, ट्रांसफेरिन के लेवल कम नज़र आएंगे, ठीक है। और ये CRP ESR जो होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है। अगर इनका लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है। फेरिटिन भी एक मार्कर होता है कि अगर इनका लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो फिर ये भी आपको यही इंडिकेट करते हैं कि इन्फ्लेमेशन चल रही है आपकी बॉडी में। मैक्रोसिटिक एनीमिया मतलब कि सेल्स का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है लेकिन वो इमेच्योर और नॉन फंक्शनल है। मैक्रोसिटिक एनीमिया कैसे होता है कि विटामिन B12, विटामिन B9 जिसको फोलेट भी कहते हैं, उसकी कमी की वजह से होता है। ये हम डाइट से ले सकते हैं, डाइट के सोर्सेज मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, रेड ब्लड सेल्स, विस्कोसिटी सब कम हो जाते हैं। विटामिन B12 अगर आपकी बॉडी में कम है तो DNA सिंथेसाइज नहीं हो रहा, रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन नहीं हो रही, तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होगा। अब MCV क्या होता है, ये आपने अक्सर CBC रिपोर्ट्स में देखा होगा, इसको कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। को बताता है कि आपका सेल का वॉल्यूम क्या है, साइज सेल का बड़ा है या छोटा है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है HCT, जिसको हेमाटोक्रिट कहते हैं। तो CBC रिपोर्ट में ये होता है हेमाटोक्रिट होता है या पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे रेड ब्लड सेल से अप्लाई करेंगे 10 से, तो MCV की रेंज है 80 to 100। अगर 80 से 100 की रेंज में अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब है आपका नॉर्मोसिटिक है, मतलब सेल का साइज़ नॉर्मल है। अगर 80 से कम आ रहा है तो माइक्रोसिटिक, 100 से ज़्यादा आ रहा है तो मैक्रोसिटिक, मतलब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी है। रिव्यू ले लेते हैं एनीमिया के रिपोर्ट्स में आपको कैसे शो होगा। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन की कमी की वजह से ही है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन आपका कम होगा, रेड ब्लड सेल्स, हेमाटोक्रिट, विस्कोसिटी तीनों कम होंगे जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जो आपका सेल का साइज़ होगा वो छोटा होगा, माइक्रोसिटिक होगा, और कलर भी उसका कम होगा, हाइपोक्रोमिक होंगे। और EPO का लेवल आपका इंक्रीज़ होगा क्योंकि वो जो आयरन की कमी है वो किडनी को स्टिमुलेट कर रही है कि वो रिलीज़ करे EPO, तो EPO रिलीज़ करके अगर वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करके रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी को, अमाउंट को ज़्यादा भी करवा दें, फिर भी रेड ब्लड सेल्स, हेमाटोक्रिट जो रिपोर्ट्स में वो कम ही शो होगा क्योंकि जो सेल्स हैं आपके नॉन फंक्शनल हैं, इमेच्योर हैं, माइक्रोसिटिक है, आयरन की कमी की वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में अगर हम देखें माइलोमा जो इसकी कॉज है, इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स, हेमाटोक्रिट दोनों कम होंगे क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं वो बोन मैरो को सप्रेस करेंगे और रेड ब्लड सेल्स ना बनाओ तो फिर उनकी जो नंबर होगा वो कम हो जाएगा। तो रेड ब्लड सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेमाटोक्रिट के, अगर ये कम है तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, वो कैसे ज़्यादा होगी? अगर रेड ब्लड सेल्स कम है तो विस्कोसिटी भी कम होनी चाहिए, लेकिन विस्कोसिटी इसलिए ज़्यादा होगी जो कैंसर सेल्स है वो मोनोक्लोनल प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। RBC कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएंगे, ठीक है। डिफेक्ट जो है वो प्रोडक्शन में नहीं है रेड ब्लड सेल्स की, बल्कि उसकी सप्रेशन में है, उनके नंबर बनाने में है, उनकी अमाउंट कम है। इन्फ्लेमेशन की बात करें तो CRP, ESR, फेरिटिन ये मार्कर्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी, ये ज़्यादा होंगे, ट्रांसफेरिन कम होगी, रेड ब्लड सेल, हेमाटोक्रिट जो हैं वो दोनों कम होंगे, ठीक है। हेप्सिडिन ज़्यादा होगी क्योंकि लिवर एंजाइम रिलीज़ करता है हेप्सिडिन, ये ज़्यादा होगी। हीमोग्लोबिन कम होगी, ठीक है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स और हेमाटोक्रिट कम है, ये भी कम होगी। में आयरन ऑलरेडी है फेरिटिन की फॉर्म में,
तो वो EPO स्टिमुलेट ही नहीं होगा किडनी से, इस वजह से जो EPO है वो नॉर्मल ही रहेगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं वो EPO की स्टिमुलेशन को भी रोकते हैं। या ब्लड लॉस की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है, ठीक है, एक्यूटली बताया कि पहले प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स दोनों कम होते हैं, फिर बॉडी फ्लूइड शिफ्ट करती है जिसकी वजह से प्लाज्मा बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स वक्त के साथ साथ वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं। अगर आयरन कम है लेकिन फिर भी रेड ब्लड सेल्स और हीमाटोक्रिट का नंबर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है या तो डिहाइड्रेशन है बॉडी में, ठीक है, जिसे पॉलीसाइथीमिया में डायरेक्टिव पॉलीसाइथीमिया बताया था, या तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया किसी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से है। क्योंकि अगर आयरन बॉडी में कम होगा फिर भी रेड ब्लड सेल्स हीमाटोक्रिट ज़्यादा है, नहीं तो वैसे कम होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आयरन वजह नहीं है इनकी ज़्यादा होने की, पॉलीसाइथीमिया वजह है। दो तरह की हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसीज होती हैं। एक वो डेफिशिएंसी होती है जिसमें रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन जिस यूजुअल अमाउंट में होना चाहिए उस अमाउंट में वो नहीं होता, जिसकी वजह से सेल का साइज़ बड़ा या छोटा हो जाता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया की एग्जांपल्स मैंने दी हैं। एक हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी वो होती है कि जिसमें रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में कोई मसला नहीं आ रहा, बस उसका नंबर कम हो गया जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन खुद ब खुद कम हो गई है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की अमाउंट वही है लेकिन रेड ब्लड सेल का ओवरऑल नंबर कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन की भी कम हो गई है। ये टाइप आती है नॉर्मोसिटिक एनीमिया में। कुछ और चीज़ें हैं, अब पैक्ड सेल वॉल्यूम को हीमाटोक्रिट भी कहते हैं, ठीक है, और ये इसका जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में होती है, ठीक है। MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये होता है कि सेल का, रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेल बड़ा है या छोटा है, उसका साइज़ क्या है, ठीक है, ये इस तरह पता चलता है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कि एक रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट है वो कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इसका ये फार्मूला है कि हीमोग्लोबिन को हम रेड ब्लड सेल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का वैल्यू होगी वो ऊपर लिखेंगे, रेड ब्लड सेल की वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 27 से 32 के दरमियान होती है, ठीक है, और उसका यूनिट पिकोग्राम है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात अगर करें तो इसका मतलब ये है कि 100 ml ऑफ रेड ब्लड सेल्स में कितनी हीमोग्लोबिन होती है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। इसका फार्मूला है हीमोग्लोबिन ओवर PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम इंटू 100 और इसका आंसर 32 से 38% के दरमियान में रेंज में नॉर्मल होता है। अगर 32 से कम है तो उसका मतलब हाइपोक्रोमिक है, मतलब जो कलर है वो उसका पेलर है, और 38% से ज़्यादा है तो उसका मतलब हाइपरक्रोमिक है। वो रेयर केसेस में होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो थोड़ा तेज़ होता है, रेड ब्लड सेल का कलर।